तो चलिए फिर आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 तक हम आ गए थे, ठीक है। उसके आगे की कहानी आज हम डिस्कस करेंगे, 44 के आगे की। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव। अभी हमें पता है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इन 2022, ठीक है। तो इसीलिए इस आजादी का अमृत महोत्सव में एक स्टेट्स और यूटीज ने एक एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक चलाया है, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर कराया जा सके। जो राइट्स उनको मिलते हैं महात्मा गांधी NREG एक्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग नरेगा कहते हैं, ठीक है। मनरेगा या नरेगा इस तरह से नाम से जानी जाती है स्कीम। तो नरेगा एक्ट जो है आपका, उसमें मिलने वाले जो अधिकार हैं उनसे लेबरर्स वर्कर्स को अवेयर कराने के लिए एक एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है, जो कि किसका पार्ट है? ये सब हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, एक अम्ब्रेला पॉलिसी चल रही है आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अंदर इस तरह की चीजें की जा रही है। तो आपको ये बताना है, ये जो वीक चलाया जा रहा है एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक, ठीक है। ये जो वीक आपको देखने को मिल रहा है एंटाइटलमेंट अवेयरनेस वीक, तो आपको बताना है ये कब से कब तक के बीच ऑब्जर्व हुआ है, डेट्स बतानी है। बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन तो क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कहना क्या चाह रहा है? आंसर नहीं आया अभी तक। ऑलराइट, क्वेश्चन क्लियर है तो आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज 27 अगस्त से 2 सितंबर। फ्रॉम 27 अगस्त टू 2 सितंबर ये आपकी स्कीम चलेगी, ठीक है। 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच। थोड़ा सा यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना चाहिए, देखिए करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते हम गवर्नेंस पढ़ लेते हैं, स्कीम्स पढ़ लेते हैं, हम इकोनॉमी के टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, हम आपका कई फैक्चुअल चीजें, स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए करंट अफेयर्स एक अच्छी चीज है जो आपको कुल मिला के स्टैटिक में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस स्कीम है महात्मा गांधी नरेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि है क्या चीज। तो फुल फॉर्म की बात करें तो मनरेगा की फुल फॉर्म याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर उसे सस्ता सवाल पूछने का मन करेगा तो वो डायरेक्ट क्या पूछ लेगा? मनरेगा की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा उठा के कि कौन मेहनत करे। डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और सवाल ऐसे कुछ बनाएगा, लिख देगा MGNREGA। अब वो पूछ लेगा, अब आप इसमें ये बताओ आर किसके लिए स्टैंड करता है? आर आर किसके लिए स्टैंड करता है? इस तरह के क्वेश्चन वो फुल फॉर्म में आजकल बना के पूछ लेते हैं। लॉन्च कब हुई थी? 2006 में लॉन्च हुई थी। इसका कानून बना था 2005 में, ठीक है। जो मनरेगा कानून है वो कब बना है? सन 2005 में बना है। बेसिकली इसमें जो ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, ध्यान रखने वाली चीजें ये होती हैं कि इसमें गारंटी दी जाती है कि 100 डेज ऑफ वर्क एक साल में आपको मिलेगा। तो मनरेगा में जितने भी वर्कर्स जुड़े हुए हैं उनके पास गारंटी है कि साल में 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। तो 100 दिन का वेज तो साल में आपको मिलना ही मिलना है। और इन केस अगर कोई काम नहीं पड़ा तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वेज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 100 दिन का पैसा एश्योर है। बाकी डिपेंडिंग ऑन, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर चल ही रहा है काम। तो अभी 11 फरवरी 2021 तक देखा गया कि 700 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर्ड है,
ठीक है, ये थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी तक इसमें टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हैं? इसमें 700 डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं। तो ये मनरेगा के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण, ठीक है, उन्होंने अभी मीटिंग चेयर की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। तो वो कौन सी मीटिंग थी? 25th, 27, 24 या 29? करेक्ट आंसर बताइए। अभी रिसेंटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग चेयर की गई है, तो वो कौन से नंबर की मीटिंग थी? ये होता क्या है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि इनकेस अगर आपने पढ़ा हो इस मीटिंग के बारे में तो ये कब हुई थी? आज कई सारे आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आज मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है आपको पोर्शन टफ लगे, ठीक है, तो अलर्टनेस के साथ बैठेंगे, क्वेश्चंस को बिल्कुल जायके के साथ मजे के साथ करना है, ठीक है। बताइए जी, क्या मैं इसका आंसर बी मांग दूं? बी लिखे हुए ये पहले के तो नहीं है, ये अभी के हैं। ऑलराइट, तो आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। करेक्ट आंसर हमको बताया जा रहा है 24, जो कि बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर इज 24। तो अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने 24th मीटिंग चेयर की थी फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये बवाल क्या है, क्या बला है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? देखिए होता क्या है, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, जो भी हमारा मैकेनिज्म है, आईबीसी है, मतलब आईबीसी क्या एक मैकेनिज्म है जिससे हम पैसा वसूली करते हैं, है ना, जो हमारा एनपीए बन जाता है। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी इंडिया के फाइनेंस से रिलेटेड इशू हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड इशू हैं, उसको डिस्कस करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। इसके बारे में खास बात क्या है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है। ये कुल मिला के एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये इसीलिए मैं इस पे आपको ध्यान दिलाना चाह रहा था, क्योंकि कई बार अगर उसने पूछ लिया, चार ऑप्शन देखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और आपको अगर एक ऑप्शन में दिख जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो आंख बंद करके आंसर टिक कर देना है, ठीक है, मतलब गोला भर देना है। आंख, अब ऐसा भी नहीं कि लिटरली गोला आंख बंद कर लें, वरना गोला कैसे भरेंगे, ठीक है, तो सर्कल कर देना है बिल्कुल, कैसे, जैसे ये दिख जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कई बार उनकी कोशिश ये रहती कि इस तरह की बॉडीज के बारे में वो पूछें जो जनरली लोगों को नहीं पता होती हैं, बट आज आपने इसके बारे में पढ़ लिया है कि बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक बॉडी बनाई गई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके लिए कोई कानून पास नहीं हुआ है, तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और इसकी जो क्रिएशन है वो किसने रिकमेंड की थी? तो रघुराम राजन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इस तरह की एक बॉडी होनी चाहिए। नाम से ही आप समझ रहे हैं कि फाइनेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। कुछ और इसके बारे में अगर हम जाने तो अगली चीज है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन में इस तरह का सवाल बहुत आराम से बन सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये फाइनेंस मिनिस्टर है। देखिए आज इकोनॉमी का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो दिमाग ज्यादा लगाना है। अपन बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं घुसना चाहते हैं, इसीलिए ऊपर ऊपर से ऊपरी मतलब आपको बेसिक क्रक्स बताना चाह रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। जहां पे जरूरत होगी समझाने की वहां हम जरूर समझेंगे। तो जितनी भी हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, एक हमने पेंशन वाले पैसे पैसे को रेगुलेट करने के लिए वो एनपीएस को रेगुलेट करने के लिए पढ़ा था, पीएफआरडीए है, ठीक है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए है। तो ये सारे, इन सारे जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो हेड हैं, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सारे लोग इस क्या कहते हैं काउंसिल का पार्ट होते हैं। ये सब इसके मेंबर्स होते हैं। ये सब मेंबर्स हो गए, और चेयरपर्सन कौन है आपका?
फाइनेंस मिनिस्टर। तो दो तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। एक बन सकता है कि एफएसडीसी कैसी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एक सवाल बन सकता है तो डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एक सवाल बन सकता है कि एफएसडीसी को चेयर कौन करता है, तो भैया इसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अच्छा, एफएसडीसी जो एक काउंसिल है, इसके अंदर भी एक कमेटी होती है जिसको हम सब कमेटी बोलते हैं। तो उसको कौन हेड करता है, उसे आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। तो कुल मिला के मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये इसका काम होता है। ठीक है। इट एसेसेस द फंक्शन ऑफ द लार्ज फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट्स, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, उन सबको ये एसेस करता है और चेक करता है ये फंक्शन प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिक पर्पस इनका सिर्फ इतना ही है कि किसी भी तरह से इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस ना पैदा हो पाए। ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना गड़बड़ाए, वही इसका काम है। तो आई होप इतनी जानकारी काफी होगी। कभी और इस बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो और चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, जितनी मेरी कोशिश होती है उतना मैं कराने की उतना मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। विद विच कंट्री इंडिया साइन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पीए फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बताइए किस कंट्री के साथ भारत ने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, मतलब ड्रोन्स वगैरह के लिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो ड्रोन्स की बात कर रहा है। बताइए जी। ऑलराइट, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा। करेक्ट आंसर इज अमेरिका। ठीक है, किस कंट्री के साथ साइन किया है, अमेरिका के साथ, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, तो इंडिया की तरफ से आपका डिफेंस मिनिस्ट्री थी और यूएस की तरफ से उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था। इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका की तरफ से कौन था ये नहीं पूछेगा, इंडिया की तरफ से कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी। कोलैबोरेटर्स की बात करें तो हमारे तरफ से एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ इन्वॉल्व है। और इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो डीआरडीओ एग्जीक्यूट करेगा, उसका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट एट द एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी along with the इंडियन एंड यूएस एयर फोर्सेस। मतलब कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, ऐसे सब एक एक बॉडी का नाम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल मिला के इतना ध्यान रखिएगा, इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, डीआरडीओ की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो सवाल बनाएगा तो किस पे बनाएगा, डीआरडीओ पे बनाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर तो है आपका यूएस। ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पीए, पीए बोले तो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, यूएसए के साथ साइन हुआ है। ऑलराइट, बढ़े आगे फिर, यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी लोग इसको अटेम्प्ट करिए। इंडियाज प्रवीण कुमार क्लिच द सिल्वर मेडल इन द मेंस हाई जंप T64 इवेंट ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक्स। अभी पिछले करंट अफेयर्स में मैंने सारे मेडल्स लिखवाए थे, मतलब इसमें मेंशन कर दिए थे टोक्यो पैरालंपिक्स में किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, किसको ब्रॉन्ज मिला है। तो हाई जंप T64 कैटेगरी, ठीक है, जिनकी लेग एम्प्यूटेड होती है उनके लिए ये T64 इवेंट है। तो हाई जंप T64 इवेंट में जो प्रवीण कुमार हैं उन्हें मिला है सिल्वर मेडल। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्रवीण कुमार किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बताइए प्रवीण कुमार किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। बताइए जनाब। हाँ जी, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया, यूपी के हैं प्रवीण कुमार। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है,
हमारे यूपी वाले कम नहीं है किसी से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। Who became the first Indian women to win Paralympic medals by claiming the 50-meter rifle, 3 position और एक ब्रॉन्ज एट द टोक्यो पैरालंपिक्स? अभी 50 मीटर राइफल शूटिंग में किसने मेडल जीता है, किस इंडियन विमेन ने? ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो ये आंसर पता होना चाहिए आपको। हाँ जी, ये तो कई बार पढ़ चुके। करेक्ट आंसर इज अवनी लेखारा जी। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। हरविंदर सिंह मेड हिस्ट्री, वो क्या लेके आए हैं? ही क्लेम्ड इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन पैरा आर्करी। ठीक है, आर्करी क्या होती है? वही धनुषबाजी जो होती है। बाय बैगिंग द ब्रॉन्ज एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। तो टोक्यो पैरालंपिक्स में वो हरविंदर सिंह क्या लेकर आ रहे हैं? ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं। तो हरविंदर सिंह किस स्टेट से? स्टेट विस्टेट भी पूछता रहता है, ठीक है, तो स्टेट का भी हमें आइडिया होना जरूरी है। तो हरविंदर सिंह कौन से स्टेट्स में बताइए? हाँ जी, तो सब श्योर हैं? तो बहुमत हमारी किसके साथ जा रही है? हरियाणा के साथ। तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक लॉन्च इट्स क्रेडिट कार्ड? अभी किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वीजा के साथ मिलकर, ठीक है, और कार्ड के 3 वेरिएंट्स लॉन्च करें, सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट। तो आपको ये बताना सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट किससे रिलेटेड है? कौन सी बैंक से रिलेटेड है आपका? बताइए जी। Which bank has launched its credit card in associated? फेडरल बैंक? पक्का? ऑलराइट, चलिए फिर। तो जैसा कि मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, करेक्ट आंसर बताया फेडरल बैंक, एंड यस इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या है? फेडरल बैंक। हाँ जी, नहीं नहीं, आईसीआईसीआई नहीं, करेक्ट आंसर इज आपका फेडरल बैंक। तो सेलेस्टा इंपीरियो, ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेलेस्टा इंपीरियो और सिग्नेट किससे रिलेटेड है? फेडरल बैंक से रिलेटेड है। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने ये बहुत सुना होगा, कई बार वीजा कार्ड है, कहीं पर मास्टर है, कहीं पर मैस्ट्रो है, कहीं पर रुपे है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कार्ड में वेरिएशन क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है? तो पर्पस एक ही सिंपल है कि पहले क्या होता था, अगर आपको पैसा चाहिए होता था तो आप डायरेक्ट क्या करते थे? बैंक में जाते थे और चेक देते थे या फॉर्म देते थे और वहां से पैसा लेके चले आते थे। अब जमाना बदल गया, हम हो गए आलसी, हमने कहा अपने को बैंक नहीं जाना, अपनी गली के बाहर एक एटीएम लगाए। ठीक है, हम क्या करेंगे? उस एटीएम से पैसा निकालेंगे। अब क्या हम डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं? हम गए, हमने एटीएम में कहा कि भाई हमें 10,000 रुपया दे दो। एटीएम ने प्रूफ मांगा कि बताओ क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास पैसा है। तो वो प्रूफ देने के लिए हमें एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। हमें एक, या इसमें एक ऐसी चिप लगी होगी जिसमें हमारे अकाउंट की जानकारी होगी। जैसी चिप हम एटीएम में लगाएंगे, वो हमें कंफर्म करने के लिए एक पासवर्ड मांगेगा, हम वो पासवर्ड पुट कर देंगे। जब वो पासवर्ड पुट कर देंगे, एटीएम हो जाएगा कंफर्म कि ये फलाना यही बनता है। ठीक है, अब एटीएम क्या करेगा? एटीएम करेगा बैंक से कांटेक्ट,
कि भाई तुम्हारी बैंक का एक बंदा आया है, वो मेरे से पैसा मांग रहा है, ठीक है, तो उस बंदे को मेरे को इतना यहाँ अपनी तरफ से कैश निकाल के देना है, तो बैंक उसको अप्रूव कर देगा जब तब वो एटीएम उसको पैसा निकाल के दे देगा। लेकिन ये एटीएम और बैंक, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, इनके बीच में एक मिडल मैन होता है, ठीक है। वो मिडल मैन इंटरनेट नहीं है, वो मिडल मैन ही कहलाता है पेमेंट गेटवे। और वही मिडल मैन आपके ये वीजा होते हैं, मास्टर होते हैं और रुपए कार्ड होते हैं, ठीक है। तो वीजा, मास्टर, रुपए, ये लोग क्या करेंगे, कुछ पैसा चार्ज कर लेंगे बैंक से ये सर्विस प्रोवाइड करने का। तो इसमें कमाई कौन कर रहा है बीच में आके, वीजा और मास्टर। अब यहीं पे खेल आप समझिएगा, वीजा मास्टर हिंदुस्तान की कंपनियां नहीं है, तो हिंदुस्तान में कोई छोटा मोटा भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये खूब पैसा कमा रही है, ये बीच में मिडलमैन बन के खूब पैसा कमा रही है। तो सरकार ने यहाँ पर पोटेंशियल देखा, सरकार ने देखा यार अगर हम अपना गेटवे बना दें तो घर का पैसा घर में ही रहेगा, ये बाहर की कंपनियां नहीं ले जा पाएंगी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने वीजा मास्टर को डाउन करने के लिए रुपे कार्ड बना दिया, ठीक है। सरकार ने क्या करा, रुपे कार्ड बना दिया, ताकि रुपे कार्ड, अब ये मिडलमैन का काम करेगा और रुपे कार्ड तो अपना हिंदुस्तान का ही है, तो रुपे जो है, ये जो पेमेंट गेटवे है हिंदुस्तान का ही है, तो जो भी पैसा बैंक से ये चार्ज करेगा ये अल्टीमेटली किसके पास ही रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा, तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा, तो ये हमारी तरक्की को और बढ़ाएगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। पेमेंट गेटवे वाली चीज उम्मीद है अब आपको क्लियर होगी। अब इसी में हुआ क्या था, ये मास्टर वीजा वाले गुस्सा आ गए बिल्कुल, मतलब कहने लगे कि यार ये रुपए वाले तो हमारा धंधा खाए जा रहे हैं। तो इन लोगों ने अमेरिका में जो इनकी सरकार है ट्रम्प से कंप्लेन भी की थी, कहा था कि भाई ये रुपए का काम डाउन कराओ नहीं तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की भी हरकतें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहीं पर लिखी है कि पहले पे लोग बैंक जाते थे फिर एटीएम कार्ड से पैसे निकालने लगे। तो जनरली 3 टाइप के देखे जाते हैं, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं, एक टर्म है प्लास्टिक मनी, ठीक है। हो सकता है कई बार कहीं आपसे वर्ड मिल जाए आपको प्लास्टिक मनी और आप परेशान हो जाएं कि क्या पढ़ लिया, तो परेशान नहीं होना, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो एटीएम कार्ड आप यूज कर रहे हैं ना, वो भी तो एक तरीके का आपका करेंसी है ना, उसको आप दिखा के पैसा निकाल लेते हैं, ये कैशलेस पेमेंट कर रहा है। तो ये जो एटीएम कार्ड है आपका, इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या है, जो एटीएम कार्ड है आपका वही क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी कहलाता है। तो हो सकता है कभी अगर क्वेश्चन टफ बनाना हो, जैसे अभी रिसेंटली यूडीसी के एग्जाम में व्हाइट लेबल एटीएम पे क्वेश्चन आ गया था, हालांकि आना नहीं चाहिए था, तो बट फिर भी आ गया। तो हो सकता है कल अगर एक क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी है, एक ऑप्शन में कैश लिखा हो और एक ऑप्शन में एटीएम कार्ड लिखा हो, तो यू विल गो विद द एटीएम कार्ड, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अभी ये देखिए ये स्कीम हमने पढ़ी थी, आयुष मंत्रालय ने जो लॉन्च किया है ना, आयुष आपके द्वार, मतलब कुछ जड़ी बूटियां हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हम घर घर जाके बांटेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं रिगार्डिंग इंडियाज मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है, आयुर्वेद की पहचान बढ़ाने के लिए। तो ये लॉन्च किसने किया है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयुष के, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने इसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन सीधी सी बात यह है कि डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई जो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मतलब मंत्री तो है ना, मंत्री हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होंगे। तो सीधा सवाल यह है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीधा सवाल, नो नो बकवास। पिछली बार हमने स्कीम के बारे में पढ़ा था, आज क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। देखिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट घुमा के पूछ लेना। अब ऐसा नहीं है कि आप 543 मंत्री हैं तो सबके कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो 543 मेंबर्स है तो सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद करते फिरें, लेकिन ध्यान में चीजें रहनी चाहिए। अमेठी, अमेठी में ऐसा नाम नहीं है कोई वहां। अमेठी से तो आपको पता होना चाहिए, वो स्मृति ईरानी जीती थी लास्ट टाइम।
वैसे वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अमेठी, अमेठी और रायबरेली यूपी में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन अभी लास्ट इलेक्शन हुए थे, पहले राहुल गांधी वहां से एमपी बनते थे, बट लास्ट इलेक्शन में पारी पलट गई और वहां से स्मृति ईरानी जीत गई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की जो अभी मंत्री है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई है। अरे भाई से समझ जाओ ना आप, भाई भाई कहाँ लगाते हैं, ठीक है, भाई कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है, गुजरात, सुरेंद्र नगर गुजरात। तो इस तरह से कनेक्ट करनी होती चीजें। मोटा भाई महेंद्र भाई है ना, तो भाई कहाँ लग रहा है, गुजरात में लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक एनबीएफसी है। अभी हम चर्चा करेंगे एनबीएफसी क्या होता है। ये क्या है, एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कहाँ, रिमोट एरिया, मतलब जो दूर दराज के एरिया होते हैं, रिमोट रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया, रूरल एरिया में ये ऑपरेट कर रही है। अभी इसके सीईओ बनाए गए, इस कंपनी ने किसको सीईओ बनाया वो पूछ रहा है। हाँ, भाई और बहन से वाला गुजरात, आनंदी बाई पटेल, वो आनंदी बेन जो है वो भी गुजरात से है, सीएम थी पहले। अभी यूपी की गवर्नर है। इसी को तो कहते हैं इंटेलिजेंट गैसिंग। गुजरात की बोली में क्या है, मिठास है। वहां सब बिजनेस वाले हैं ना, तो बिजनेस वाले लोगों की बोली में मिठास होती है, तभी तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। रेस्ट आर विमेन क्रिकेटर ऑफ प्रीवियस मंथ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज एलवी एलन मूर्ति। ठीक है, ही हैज बिकम द सीईओ ऑफ द द्वारा केजीएफएस। देखिए, मेरा पर्पस ये नहीं था कि आपको इनके सीईओ याद कराऊं, मेरा पर्पस ये था कि थोड़ा सा एनबीएफसी के बारे में चर्चा हो जाए। तो मेरा पर्पस था एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना। देखिए, एनबीएफसी नाम में ही लिखा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, नाम से समझने की कोशिश करो आप। नॉन बैंकिंग है तो इसका मतलब जो कानून बैंक पे लगता है, बैंक पे कौन सा कानून लगता है, बैंक किस कानून के तहत रेगुलेट होते हैं, आरबीआई एक्ट, वो 1934 आरबीआई उन्हें रेगुलेट करता है अंडर दिस पावर। ठीक है, लेकिन ये बैंक तो नहीं है, तो आरबीआई एक्ट 1934 इस पे नहीं लगेगा। इस पे कौन सा एक्ट लगेगा, कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी है ना, देखो क्या लिखा, फाइनेंशियल कंपनी, तो इस पे क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। पहले तो ये समझो। अब लेकिन अगर ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, अगर किसी चीज को स्पेसिफाई करा जा रहा है कि नॉन बैंकिंग मतलब ये बैंक नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये ऐसी बैंक जैसी हरकत कर रही होगी ना, तो हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि भैया बैंक नहीं है। हाँ, तो बैंक वाली हरकत तो करती है। बैंक वाली हरकत क्या करती है, लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर्स, स्टॉक, सिक्योरिटीज, इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, लोन वगैरह देना, बॉन्ड खरीदना, शेयर खरीदना, डिबेंचर्स देना, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती। अब इनका इंडिविजुअली टर्म्स हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और आगे मौका मिला तो उनको डिस्कस करेंगे। कुल मिला के उधारी देने का काम करते, जो बैंक देती है ना लोन, उसी तरह से एनबीएफसी भी आपका लोन देने का काम करती है। लेकिन एनबीएफसी का तरीका अलग होता है। एनबीएफसी में वैसे तो दो तरीके की एनबीएफसी होती हैं, एक जो डिपॉजिट लेती हैं, एक जो डिपॉजिट नहीं लेती हैं। ठीक है, जनरली एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती हैं। जनरली जो एनबीएफसी हैं वो डिपॉजिट नहीं लेती, अगर लेंगी भी तो वो टाइम डिपॉजिट नहीं लेंगी। टाइम डिपॉजिट मतलब जैसे आपने पैसा बैंक में डाल दिया, आप चाहें तो कल निकाल सकते हैं, वो टाइम डिपॉजिट है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बोले तो कि आपने पैसा डाल दिया और बोल दिया मैं 1 साल तक पैसा टच नहीं करूंगा,
तो वो 1 साल के लिए पैसा बैंक के पास रिजर्व हो गया। अब आप 1 साल के लिए पैसे को भूल जाइए, तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो अगर डिपॉजिट लेंगे भी तो एफडी वाला डिपॉजिट लेंगे, अदरवाइज वो टाइम डिपॉजिट वाला सीन इनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो दो तरीके से डिजाइंड है, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट। तो जो डिपॉजिट वाली भी हैं वो कौन सा डिपॉजिट ले रही हैं, वो फिक्स डिपॉजिट ले रही हैं। ठीक है, और जो डिपॉजिट वाली एनबीएफसी हैं वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होंगी। ठीक है, उन पे आरबीआई की रेगुलेशंस लगेंगे। बाकी ओवरऑल जनरली देखा जाए तो एनबीएफसी आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आरबीआई। ठीक है, वो अपना अपने अलग हिसाब से उनका काम चलता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है एनबीएफसी क्या है? बाकी अगर इसकी डिटेलिंग में जाएगा तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको ऊपरी तौर पे एक आइडिया देना चाहता हूँ कि एनबीएफसी होती क्या है। जब इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, जैसे अभी जो लवासना बैच में हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो हम इसको फर्दर और डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आइडिया लगना चाहिए। ये एक बेसिक डिफरेंस है, जो भी आपको एनबीएफसी पढ़ाएगा तो वो आपको ये एनबीएफसी और बैंक के बीच डिफरेंस जरूर गिना देगा कि बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो बताइए, हम आगे बढ़े, हाँ या ना? अरे भाई रेस्पॉन्स तो दीजिए, कहाँ सो गए सब? कहाँ चले गए भाई? ओहो, लग रहा सो गए सब। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो बात करते हैं एनबीएफसी की। वो भी बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनके पास बैंक लाइसेंस नहीं होता है। बैंक तो हम जानते ही हैं, बैंकिंग सर्विसेज जनता को देते हैं। एनबीएफसी रेगुलेट होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। देखिए 2013 1956 से कंफ्यूज मत करना, एक्चुअल जो लॉ था वो 1956 में बना था, बट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है इसमें वो 2013 में हुआ है। ठीक है, तो कहीं पर 2013 भी लिखा मिलेगा, कहीं पर 1956 भी मिलेगा। और बैंक्स अपने बैंकिंग कानून के तहत रेगुलेट होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1947। डिमांड डिपॉजिट है ना, सॉरी एफडीआई को ही टाइम डिपॉजिट कहते हैं। जो दूसरा वाला डिपॉजिट था वो डिमांड डिपॉजिट होता है, मतलब आपने आज पैसा बैंक में लगाया और आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं, जब आप डिमांड करेंगे वो पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट होता है जब आपने उस पैसे को कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया, जिसे हम एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट आपका एनबीएफसी तो बिल्कुल नहीं लेती है, टाइम डिपॉजिट ले लेती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। एफडीआई वगैरह की बात छोड़ो, अब पेमेंट वगैरह में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। जैसे बैंक के थ्रू आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, बट एनबीएफसी के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, तो एनबीएफसी बस लोन वोन देने का काम करती है, बाकी जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, जो पेमेंट्स वगैरह की सर्विसेज होती है, इनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो बैंकिंग जैसा काम भी करती है, लेकिन ये बैंक नहीं भी है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें जो सबसे ज्यादा ये ब्लंडर करवाते हैं वो इस कानून में करवा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए एनबीएफसी पे कौन सा कानून लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लगता है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो। अगर डाउट है तो मेरे से डिस्कस करिए, अदरवाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करिए। किस स्टेट ने दो स्कीम लॉन्च करी, आत्मनिर्भर ऋषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना? ये था शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। हाँ जी, भूख लग रही, खाना लेके बैठा करिए, बिस्किट विस्किट। अरे कौन देख रहा है आपको, आराम से अपने खाते पीते रहिए, साइड में है ना। देखिए पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में आपको अपने ऊपर यातनाएं करनी है, अपने आप को हैरेस नहीं करना। ठीक है, अपने आप अपने साथ अपने को तपाना है, अपने साथ मेहनत करनी है, लेकिन हरास नहीं करना है। भूख लग रही, बिंदास भूख के साथ खाइए, ये नहीं सोचेंगे कि पढ़ लूं फिर खाऊंगा। इट्स अ पार्ट, ठीक है, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसे आप जब तक अपनी डेली लाइफ का पार्ट ही बना लेते तब तक मजा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कोई क्लर्क वाली जॉब है कि 5 घंटे काम करा खत्म, फिर मतलब ही नहीं। ये आपकी लाइफ की पार्ट है तैयारी। जब आप खाना खा रहे हो तब भी आप पढ़ाई में लगे होंगे, जब आप सो रहे होंगे तब भी सपनों में आपके एग्रीकल्चर चल रहा है। ठीक है, वो जब लाइफ होती है ना, वो होती है मेहनत वाली, वो लाइफ आपको डेवलप करनी है, लेकिन उसको एंजॉय करना है। तो खाना पीना सब साथ ही चलना चाहिए।
भूख लग रही तो बिस्किट वगैरह ले लिया, जूस वगैरह ले लिया, या और भी कुछ जुगाड़ वुगाड़ है तो वो देख लिया। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में डिमांड डिपॉजिट लगेगा, फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी हैं उसमें डिमांड डिपॉजिट नहीं लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट वही, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम डिपॉजिट कहते हैं। जो मैं टाइम डिपॉजिट कह रहा था ना, वो फिक्स डिपॉजिट ही है। इसकी आप शायद बात कर रहे हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये यहाँ पर टाइम डिपॉजिट लगेगा। टाइम डिपॉजिट या फिर कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। तो इसका तो बेझिझक अरुणाचल प्रदेश ही आंसर होगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट, एनजी एयरक्राफ्ट, अभी एक इंस्टीट्यूशन है सीएसआईआर, ठीक है। सीएसआईआर एनएल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन्होंने बनाया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही रेडी हो गया कि हंसा एनजी किसने बनाया। तो हंसा एनजी आपका बनाया नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, सीएसआईआर ने। अब क्वेश्चन वो ये पूछ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है सीएसआईआर किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, बताइए। बताइए, हंसा न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? वो सॉरी, सीएसआईआर की थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में पढ़ते रहा करिए, जहां से भी जो भी मिले, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। वैसे भी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस और इवन एनी अदर सच एग्जाम्स, तो फैक्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखती है रिगार्डिंग दीज एग्जाम्स, ठीक है। तो फैक्चुअल नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस होके आपको तैयारी करनी है। और फैक्चुअल नॉलेज का ऐसा नहीं है कि रात में घूमते घूमते याद करने, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते पढ़ते रिवाइज होती जाएंगी। ये सब जो मैं करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूँ, ये मेरा पर्पज ये नहीं है कि उठा के यही पूछ लिया जाए, ये तो पर्पज है, लेकिन इसके अलावा जो मेन पर्पज है, आपको एक मेहनती पर्सन बनाना, आपको एक स्ट्रगलिंग पर्सन बनाना। क्योंकि जब आप इतनी चीजें पढ़ लोगे ना, इधर से कनेक्ट कर लोगे, उधर से कनेक्ट कर लोगे, ये भी सोच लोगे, वो भी सोच लोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन को आप नहीं भी आता होगा ना, तो इंटेलिजेंट गेसिंग कर करके उसका आंसर लगा पाओगे। और यही मैं चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चंस, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनमें थोड़ा बहुत दिमाग भिड़ाओगे कि ये ऑप्शन एलिमिनेट करोगे कि कुछ भी हो जाए, इन चारों में से ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस तरह की जब आप इंटेलिजेंट गैसिंग करने लगोगे, तो बस वही आपका काम बन जाएगा। और वो कब बनेगा? जब आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ नॉलेज होगी, आपके डॉट्स कनेक्ट होंगे। तो किसी भी चीज को बिल्कुल सीधे स्ट्रीमलाइन होके नहीं पढ़ना है, डाइवर्स होके पढ़ना है। इधर से भी कनेक्ट हो सकता है, उधर से भी हो सकता है। ऑलराइट, तो चलिए सीएसआईआर के बारे में बताइए। सीएसआईआर कब बना है आपका? 26 सितंबर 1942। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ये बना है 26 सितंबर 1942। सीएसआईआर की थोड़ी सी बात करें तो इट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया की सबसे कह सकते हैं लार्जेस्ट आर&डी ऑर्गेनाइजेशन है। काफी अचीवमेंट्स इनके हाथ पर है, ठीक है। 38 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, सबसे बड़ी बात। स्टैब्लिश हुई थी सितंबर 1942 में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली। और सीएसआईआर को फंड कहाँ से मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करती है। और रजिस्टर्ड कहाँ पर है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो इसका मतलब सीएसआईआर कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव या स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल? CSIR is registered under Societies रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये कैसी बॉडी हुई? हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 पे हैं हम अभी।
बहुत बढ़िया। इट इज एन, ये कैसी संस्था है भैया? ये स्टैच्यूटरी है, ठीक है। कैसी है? स्टैच्यूटरी संस्था है। कई स्ट्रीम्स कवर करते हैं, रेडियो, स्पेस फिजिक्स, ओशियोनोग्राफी, जियोफिजिक्स, केमिकल्स, ड्रग्स, जेनोमिक्स, बायोटेक, नैनोटेक, माइनिंग, एरोनॉटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड आईटी। कई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारी काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो एक रिसर्च वाला जो इंडिया का काम है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीएसआईआर। सीएसआईआर की खास बात यह है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, ऐसी जो भी बॉडीज हैं जिनको चेयर या प्रिसाइड हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, वो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे सीएसआईआर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है, नीति आयोग हो गया। तो इनके डी फैक्टो जो लीडर हैं, जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। एक और बॉडी हमने पढ़ी थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, उसके भी लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। तो इस बॉडी के भी प्राइम प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिशियो क्यों लिखा है? एक्स ऑफिशियो लिखा है क्योंकि इसके प्रेसिडेंट तो हैं बट इसके मेंबर नहीं है, वो सीएसआईआर के मेंबर नहीं है, बट स्टिल वो इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होंगे वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और गवर्निंग बॉडी का जो हेड होगा वो कहलाता है डायरेक्टर जनरल। बाकी इसके मेंबर्स में एक आपके फाइनेंस सेक्रेटरी भी होते हैं, अदर मेंबर्स भी होते हैं, और इनका मेंबर्स का जो टर्म्स होता है वो 3 साल का होता है। एक एडवाइजरी बोर्ड भी होता है, वो 15 मेंबर का होता है, उनका भी टर्म कितना होता है? 3 साल का। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट कौन है? प्रधानमंत्री। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग सीएसआईआर, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सवाल तो मोस्ट प्रोबेबली यही पूछेगा कि सीएसआईआर को चेयर कौन करता है, ठीक है। सीएसआईआर को चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उनके लीडर को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ या ना? अरे भाई थम्स अप तो दे दीजिए इन केस इफ यू आर गेटिंग इट। अगर समझ आ रहा है तो उसका इशारा दीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो वो भी बताइए, दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास कराने का पर्पस ही यही है कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में ही डिस्कस करें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी वो डाउट क्लियर हो। कई लोग क्या होते हैं ना, शर्मीले होते हैं मेरी तरह, वो मतलब अपने डाउट्स दिल में ही छुपा लेते हैं, बट बाद में बड़ा बैकफायर करते हैं वो, ठीक है। तो जो भी डाउट हो बिंदास यहीं पूछना, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा अरुणाचल यहीं पर आके बैठ गया, वो आप ही को पॉइंट आउट करेगा, हो इसने क्या डाउट पूछ लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट हो डायरेक्ट पूछ लेना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। देखो फिर से आगे, WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और CII हैव जॉइंड इन हैंड्स टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट अ सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक। अरे ये तो अभी हम करके आ चुके हैं। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट की हमने बात करी थी, किस किस के बीच में साइन हुआ? इंडिया और इंडिया CII इनके बीच में साइन हुआ है। और दूसरी साइड से कौन था? यूके था। तो ये किसने लॉन्च किया? जो इंडिया के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर है, लॉन्च बाय ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। मतलब जो यूके के हाई कमिश्नर हैं जो इंडिया में बैठे हैं, ठीक है। मतलब यूके की जो एम्बेसी वाले हैं, मतलब यूके की एक एम्बेसी इंडिया में भी होगी, तो यूके की एम्बेसी इंडिया में क्या कहलाती है? हाई कमीशन कहलाती है। तो उसका जो हेड होता है वो हाई कमिश्नर कहलाता है। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, उनका नाम पूछ रहा है, क्योंकि ये लॉन्च किसने किया था? ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया ने ही लॉन्च किया था। तो उनका नाम बताइए। स्टैच्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है, ऐसी बॉडी जो किसी कानून से बनी हो, जिसके लिए कोई कानून पास किया हो पार्लियामेंट में या स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जिसके लिए कोई कानून पास किया हो। जैसे एनआईए एक्ट 2010 पास करके हमने एक बॉडी बनाई एनआईए, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 पास करके हमने एक बॉडी बनाई आरबीआई। सेबी एक्ट
1992 पास करके हमने एक बॉडी बनाई सेबी। तो ऐसी बॉडी जिनके जो किसी कानून के तहत बनी है वो बॉडी स्टैच्यूटरी कहलाती है। ठीक है, स्टैच्यूटरी भी कहते हैं और क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। क्लियर है मेजर आपको? तब तक ये बताइए, ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया कौन थे वो? ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। हाँ जी, मुझे लग रहा है आप लोग यही इशारा दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर एलिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, अलेक्जेंडर एलिस। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देखे जा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इंडिया में कोई फॉरेन मिनिस्टर आया, ठीक है, फॉरेन से कोई डेलीगेट आया, तो वो पूछ लेते हैं, नाम दे देंगे, कहेंगे भाई ये बताओ ये बंदा किस कंट्रीज का था, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो अपने को हर तरीके से, हर एंगल से तैयार रहना है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 57, एग्जिम। एग्जिम बोले तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एग्जिम बैंक। तो इन्होंने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करी है मालदीव गवर्नमेंट को। उनसे कहा है कि ठीक है तुम भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, आजकल हम थोड़ा आओ, तुम्हारे साथ भी मैच वैच खेलें, पड़ोसियों के साथ मैच खेलने में अलग ही मजा आता है। तो मालदीव्स को हमने क्या दिया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे हमने मान लो $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया मालदीव्स को, तो ऐसा नहीं है कि हमने $100 मिलियन इकट्ठा उठा के दे दिया मालदीव्स को। हमने कहा कि इतना पैसा आप बिना किसी परमिशन के हमसे ले सकते हो। ठीक है, तो साल भर में आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ता जाए, मैक्सिमम लिमिट आपकी $100 मिलियन रहेगी। इस $100 मिलियन तक आप जितना पैसा लेना चाहो दे सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपके दोस्त ने आपसे कह दिया कि भाई तुम अपना काम शुरू कर रहे हो, करो। जैसे आपके दोस्त ने नया बिजनेस शुरू करा, आपने अपने दोस्त से कह दिया कि ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख की लाइन ऑफ क्रेडिट देता हूँ, तुम्हें जितना जरूरत पड़े, कि भाई मैं मैक्सिमम तुम्हें इतना ही पैसा दे सकता हूँ तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हें 1 लाख तक में जितने की जरूरत पड़े उतना जब चाहो आके उठा के ले जाना, बार बार मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। तो आपने उसको 1 लाख रुपया नहीं दिया, आपने उसको भरोसा दे दिया कि 1 लाख तक हाँ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसी तरह से हमने भरोसा दे दिया मालदीव को कि मैं हम तुम्हें इतना पैसा दे सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट। आप कई बार सुनेंगे प्रधानमंत्री जाते हैं किसी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, कहीं किसी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, तो मतलब एक तरीके से उन्होंने भरोसा दे दिया। क्लियर है? तो आपको बताना वो कितना पैसा है, मालदीव को हमने कितने अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ये क्वेश्चन है। चलिए लोग, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट साइन बिटवीन WWF है और CII है, इनके बीच। इनके साथ फिर आपका यूके भी इन्वॉल्व है। ठीक है, यूके भी इन्वॉल्व है। इंडिया की तरफ से ये हो गए और यूके दूसरी तरफ से। तो लाइन ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे थे, तो करेक्ट आंसर इज $40 मिलियन। ठीक है, कितने का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, $40 मिलियन का दिया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अरे मैंने बोल दिया $100 मिलियन, वो हाइपोथेटिकली बोला है, समझाने के लिए बोला है, मतलब ये नहीं कि इतना ही दे दिया। तो करेक्ट आंसर इज $40 मिलियन। अब सवाल आता है कि एग्जिम बैंक क्या है, ये नाम तो कभी नहीं सुना, और ये उनकी तरह लगता भी नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इलाहाबाद, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, उनसे थोड़ा अलग नाम लग रहा है, प्राइवेट बैंक टाइप की लग रहा है। तो ये प्राइवेट बैंक नहीं, होता क्या है, नाम से समझो आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इंडिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको प्रमोट करने के लिए लोन देता है। जैसे इंडिया में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनको उनके एक्सपोर्ट्स को मजबूत बनाने के लिए, उनको एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करने के लिए जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में जो लोन प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, एक्सिम बैंक करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करता है। ठीक है, तो 1982 में इसको बनाया गया था।
ये होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। टोटली किसके कंट्रोल में है? भारत सरकार के कंट्रोल में है। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, मुंबई में है, इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बैंक आरबीआई वगैरह सब मुंबई में है। तो बनी कब थी? 1982। किस कानून के तहत बनी थी? अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। तो इस कानून के तहत एग्जिम बैंक आपका बना था। यानी एग्जिम बैंक भी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सरकारी है, क्योंकि ये ओनली कौन कंट्रोल करता है? सरकार करती है, ठीक है। इसके पहले चेयरमैन थे आरसी शाह, करंट है डेविड। तो ये थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। RBI will set up a committee to scrutinize applications and give recommendations on new umbrella identity licenses. Who is the chairman? ठीक है, मैंने पहले ही कहा था आज आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। आज इकोनॉमी वाला पोर्शन दिख गया, छाप दिया। बताइए, आरबीआई ने कमेटी सेटअप करी है टू स्क्रूटनाइज एप्लीकेशंस एंड गिव रिकमेंडेशंस ऑन द न्यू अम्ब्रेला आइडेंटिटी लाइसेंसेस। हु इज द चेयरमैन? बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर बताइए इसका। आंसर्स नहीं आ रहे हैं अभी मेरे पास। नहीं पता है तो बेझिझक बोलिए, डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर इस चेयरमैन तो इसके पी वासुदेवन। इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन न्यू अम्ब्रेला आइडेंटिटी लाइसेंसेस। अब सवाल ये आता है कि न्यू अम्ब्रेला आइडेंटिटी है क्या? देखिए अभी तक क्या चलता आ रहा था, अभी तक ये चलता आ रहा था कि जैसे आपको कोई भी पेमेंट करना है, इफ यू हैव टू डू एनी पेमेंट, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करना है, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, और आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है यूपीआई करना है, तो किसी भी तरह का पेमेंट करना है तो इसको आपकी बैंक से जो जोड़ने का काम है। जैसे एटीएम क्या कर रहा था? एटीएम आपको बैंक से जोड़ रहा था, उनके बीच में भी एक मिडल मैन था, वीजा, रुपए, ये सब। तो इसी तरह से पेमेंट के आपको बैंक से जोड़ने का जो काम है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो किसका डेवलप किया हुआ है? एनपीसीआई। इसको कौन चलाता है? एनपीसीआई। अब सिर्फ एक अकेली बॉडी पर सारा लोड है, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसका सारा लोड किसके ऊपर है? एनपीसीआई। तो ये सोचा जा रहा है जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो प्लान कर रही हैं, क्योंकि एनपीसीआई तो सरकारी है, वो सोच रही है कि एक एनपीसीआई का भी अल्टरनेटिव बनाया जाए, और उसी अल्टरनेटिव को हम कह रहे हैं न्यू अम्ब्रेला आइडेंटिटी एंटिटी, ठीक है। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी विल बी एन अल्टरनेटिव टू एनपीसीआई। अब ये प्राइवेट होल्डर्स बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं ये अपनी मर्जी से चलने लगेंगे, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, इनको पहले हमें लाइसेंस देना पड़ेगा, तभी तो ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा पाएंगे। तो जो लाइसेंस देने का काम है वो किसका है? आरबीआई का काम है। तो आरबीआई ने कमेटी बना दी और कमेटी से कहा भाई हमें रिकमेंडेशंस दो कि एनयूई का लाइसेंस हम कैसे वेरीफाई करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर होगा, एनयूई के लिए क्या क्या हम गाइडलाइंस बनाएंगे, फर्दर क्या क्या प्रोसेस होगा। तो एनयूई के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए हमने एक कमेटी बना दी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी वसुदेवन, ठीक है। दैट विल बी एन अल्टरनेटिव टू आपका एनयूई, ठीक है। विल डेवलप न्यू पेमेंट मेथड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, will set up, manage and operate new payment systems, ठीक है। will monitor retail payment system of development, वही अच्छी अच्छी बातें जो सब करते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनयूई क्लियर है या नहीं? बेसिक आइडिया गया कि नहीं गया? अब ये एनयूई का आइडिया लगा कि नहीं लगा? अब ऐसा तो नहीं लगेगा कि एनयूई मतलब एनयूई सोच के छाता तो याद नहीं आएगा ना, कम से कम ये तो याद आएगा ना कि विल बी एन अल्टरनेटिव टू एनपीसीआई।
हाँ है ना। ऑल राइट। अच्छा, एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी बता दीजिए, देश के जिम्मेदार नागरिक कुछ लोग हों तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी बता दीजिए। ऑलराइट, एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। जिंदा है भाई, मेजर भाई जिंदा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ऑलराइट, so we will move to the next question then. Question number 59. Ministry of Information and Broadcasting has constituted a committee to review guidelines of the Journalist Welfare Scheme. Who is the chairman? MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके मंत्री आपका अनुराग ठाकुर है, एक कमेटी बनाई है ताकि जो एक स्कीम चल रही थी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, उसके गाइडलाइंस को रिव्यू करना है। तो चेयरमैन कौन है इस कमेटी का? एक्चुअली नहीं, अम्ब्रेला स्कीम जुम्बे सोरा जो कह रहे हैं छाता समझते थे, वो सिंबॉलिक तो वही है कि जो अम्ब्रेला स्कीम्स होती थी उसमें होता क्या था, वो कई सारी स्कीम्स होती थी ना, एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाती। ठीक है, तो ऐसी स्कीम जिसके अंदर कई सारी स्कीम्स आपकी कवर हो जाए तो वो क्या कहलाती है? अम्ब्रेला स्कीम। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर कई सारी स्कीम्स आ जाती है, तो स्वच्छ भारत अभियान क्या होगी? एक अम्ब्रेला स्कीम। सिग्निफिकेंस तो सिंबॉलिक तो वही है। तो सुनने में आ रहा है करेक्ट आंसर इज अशोक कुमार टंडन। हाँ जी, बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर है अशोक कुमार टंडन की गाइड गाइड वो चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई जाएगी जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम को रिव्यू करेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम क्या है। ठीक है, तो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम एक्चुअली ये 2013 में बनाई गई थी। पर्पस ये था, जैसे कई बार अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी जर्नलिस्ट की अचानक से डेथ हो जाती, तो उसको एक एक्स ग्रेटिया दिया जाए, क्योंकि जर्नलिस्ट भी ग्राउंड पे रहता है, ड्यूटी परफॉर्म करता है। ठीक है, वो भी सच के लिए फाइट करता है। दे आर ऑल्सो द वॉरियर्स फाइटिंग फॉर द जस्टिस। अगर एक सच्चे जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई होप, मैं जानता हूँ मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल के जर्नलिस्ट कैसे हो गए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सच्चे जर्नलिस्ट की बात करें तो वो ग्राउंड पे काम करके सच आपके सामने लाना चाहता है। तो जो आपके सामने सच लेके आने ला रहा है, ठीक है, जो जस्टिस की बात कर रहा है, तो वो तो अपने आप में एक वॉरियर हो गया, अपने आप में महान इंसान हो गया। तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। इन देयर बैड टाइम्स देयर इज अ नीड टू सपोर्ट देम। तो इसीलिए सरकार ने स्कीम चलाई, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। अब क्या होता है, कैसे होता है, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। फिर जब कोविड 19 का टाइम आया, पैंडेमिक का टाइम आया, तो पैंडेमिक के टाइम में सोचा गया भाई ये जर्नलिस्ट भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने सबसे ज्यादा इज्जत किसको दी? डॉक्टर्स को दी, जो बेचारे 24 घंटे लगे रहे। उसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन थे आपके? जर्नलिस्ट से, जो ग्राउंड पे उतरे। ऐसे पैंडेमिक में जब हम लोग घर में बैठे थे, तो एक तो आपके डॉक्टर्स काम कर रहे थे, आपके पुलिस वाले काम कर रहे थे, ठीक है, आपके जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, ग्राउंड में उतर के वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रिपोर्टिंग दे रहे हैं, आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये सोचा गया कि भाई कोविड 19 की वजह से भी जो डेथ हो रही है जर्नलिस्ट की, तो उनको भी आ, एक रीजन मानना चाहिए उनको सपोर्ट करने का। ठीक है, तो कोविड 19 को भी इंक्लूड करा जाए, इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जर्नलिस्ट ड्यू टू कोविड 19। एंड और दूसरा मेन पर्पस ये था कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट, एक जो डेफिनेशन है कि वर्किंग जर्नलिस्ट को हम सपोर्ट करेंगे, तो वर्किंग जर्नलिस्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1955। इसके तहत जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करती है कि भाई वर्किंग जर्नलिस्ट होंगे कौन, तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। और अब कोविड 19 वाले टाइम पीरियड में भी सपोर्ट करेंगे। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, अभी बनी नहीं है, बनाएंगे। तो इसी के लिए ये कमेटी बनाई जा रही है, किसकी गाइडेंस में? अंडर अशोक कुमार टंडन। ठीक है,
has constituted a 10-member committee headed by श्री अशोक कुमार टंडन, रिनॉन्ड जर्नलिस्ट एंड मेंबर। किसके मेंबर भी हैं? प्रसार भारती के भी मेंबर पे। ऑलराइट, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है एनडीबी स्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स की एक बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके कौन कौन पहले मेंबर थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 2015 में ये बैंक आपकी बन के आ गई थी। तो अभी रिसेंटली में 3 कंट्रीज को अप्रूव करा गया एज देयर न्यू मेंबर, ठीक है। कौन कौन हो गए? एक तो बांग्लादेश है, बाकी 2 कंट्रीज कौन से हैं आपको बताना है। बाकी 2 में से अगर कोई हो सकता है एक का भी नाम दिया हो, तो बाकी दूसरी कंट्री कौन सी है? टोटल 3 कंट्री है जो अप्रूव हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 60 उम्मीद है समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी। जुमकेश्वरा जी कह रहे हैं डी। और बताइए। रोशनापुरा कह रहे हैं डी। और बताइए। ये आसान है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, ये बनना चाहिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज हाँ जी डी है। बोथ 1 and 2, यूएई और उरुग्वे, इन दोनों को भी ऐड करा गया है एज अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, सॉरी न्यू न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये नेशनल नहीं होगा, ये न्यू होगा, ठीक है। ये नेशनल नहीं है, ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, है ना। तो पर्पस क्या था? ब्रिक्स कंट्रीज में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी को इमर्ज कराना, डेवलप कराना, उनको प्रमोट कराने के लिए इस बैंक का बनाना जरूरी था। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछता है, हेडक्वार्टर जरूरी याद रखिए, ठीक है। एनसी ये एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? शंघाई, चाइना में, ठीक है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी। तो क्या होता है ना, इनके नाम कंफ्यूज करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इतना शपथ ले लीजिए, इतनी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि एनडीबी का तो नहीं भूलेंगे। एनडीबी जैसी दिमाग में आएगा हम बता देंगे इसका हेडक्वार्टर इज इन शंघाई, चाइना, ठीक है। कहां पर है? शंघाई, चाइना, ठीक है। हाँ हाँ जी, ओके। हाँ, तो कहाँ पर थे हम? शंघाई, चाइना पर। अब इसके मेंबर्स कितने हो गए ये देख लो आप, ये पूरी लिस्ट है। देखो 2015 में तो ये सारे कंट्रीज इसके मेंबर थे, सबने ज्वाइन कर लिया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सबने 2015 में ज्वाइन कर लिया। अभी 2021 में एक बांग्लादेश ने कर लिया, एक यूएई ने कर लिया। उरुग्वे को भी अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन अभी क्या है ना, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देना पड़ता है हर कंट्री को, जो भी इसको ज्वाइन करता है। तो उरुग्वे की तरफ से अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नहीं आया है, तो जैसे ही आ जाएगा तो इसको भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बाकी अप्रूव तो इन तीनों को कर दिया गया, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे, ठीक है। तो एनडीबी कितने कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्स हो गए एनडीबी के, ठीक है। तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स था। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। तो कोशिश यही रहती है कि देखिए आपको धीरे धीरे बहुत ज्यादा हैवी डोज ना देके, डेली बेसिस पे कुछ कुछ अपन अगर ऐसी कछुए की स्पीड से चलते रहेंगे तो डेफिनेटली एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स विद अ वास्ट अंडरस्टैंडिंग हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हम सिर्फ आपसे यहाँ ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, अगर यही करना होता तो हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे देते, आप अपने छोटे भाई से कह देते कि मेरे को पढ़ के सुनाते रहो। हमारा पर्पज है कि उसमें से थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, एक डाइव इन करके थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चीजों को, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को टच करना। एक मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको एक डाइवर्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए क्यों जीएस की, क्योंकि जीएस वास्ट है, समंदर है, ठीक है। अब आप समंदर में डूब गए, ये नहीं सोच सकते कि मैं एक ही किनारे पे खड़ा रहूं, अब कूद गए तो घूमो फिर, ठीक है। डाइव
कर लिया तो बिल्कुल अब घूमते रहो, बिल्कुल जितना घूम सकते हो आप, ठीक है, उसी में मजा है। चलिए फिर, उम्मीद है सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, कुछ सीख के जाएंगे। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू, बाय।